अच्छा। तो क्रिटिकल साइंस का सबसे पहले हम फोकस को डिकोड करेंगे कि फोकस क्या है। तो इसमें दो पेपर्स हैं, शॉर्ट और मार्क। पहले अगर हम सिलेबस को डिवाइड करें, पहले पेपर वन से सिलेबस को, तो उसमें 100 मार्क्स है। दो पोर्शन हैं, एक है वेस्टर्न, एक है फिलोसफर्स का, सुबह शाम। एक है जी फिलोसफर्स का, और एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। 50 का इसमें से आता है, 50 का इसमें से। ठीक है। और आगे ये डिवाइड है दो पोर्शन में, एक है वेस्टर्न थॉट फ्रॉम, और ये है तकरीबन 8 पोर्शन में डिवाइड। और जो मुझसे पहले एथिक्स के लेक्चर ले चुके हैं उनका ये वाला तैयार हो। अब आप पता चलेगा फायदे। आपने सोवरेनिटी पढ़ा होगा। ठीक है। सोवरेनिटी के बाद जनाब आपने मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वो उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद आपके इकोनॉमिक सिस्टम्स, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, वो भी इसी में आ जाता है। लोकल पॉलिटिक्स की हमने बात की है, वो इसी में आ जाएगा। इस तरह के काफी ज्यादा उसमें टॉपिक्स हैं जो कि बहुत बेसिक। ठीक है, वो आपने जिसमें ज्यादा बेसिक्स के लेक्चर लिए हुए हैं, तो वो मतलब वो उससे तैयार हो। ठीक है। बाकी हम यहाँ पर भी ऑब्वियसली इनको पढ़ेंगे, जैसे इधर थोड़ी सी अप्रोच हमने और करनी है। कॉन्सेप्ट वही होगा, सिर्फ उसको पेपर में जिस तरह से अटेम्प्ट करना है उससे बात करेंगे, और ऑब्वियसली शुरू से स्टार्ट होगा। लेकिन जो असल इस पेपर का मसला है, वो मसला है ऊपर वाले 50। अब इसमें मसला क्या है, इस पेपर को फिर से जब वो पेपर बनाता है ना, तो फिर भी इसको दो पोर्शन में डिवाइड करता है। पहले 4 सवाल देता है, उनमें से दो लाजमी करने होते हैं, वो पहले पोर्शन से होते हैं। फिर 3 सवाल देता है, 3 में से दो लाजमी करने होते हैं। तो इस तरह आपके 4 सवाल। बाकी पेपर्स में ये होता है कि 7 सवाल दिए जाते हैं, उनमें आप अपनी मर्जी से 4 चूज कर लें। लेकिन सीएसएस में आपको ये दोनों पोर्शन बराबर तैयार करने पड़ेंगे, और शायद नीचे वाला ज्यादा अच्छा था। ठीक है। अब वेस्टर्न अगर थॉट की बात करें, तो सिलेबस अगर आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा 19 फिलोसफर। और अगर आप मुस्लिम फिलोसफर को खोलेंगे तो वो 50 के करीब। 29 से 30 फिलोसफर, 12, हाँ, 30 के करीब जो आपके फिलोसफर है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। 30 फिलोसफर्स को समझना और उसको याद रखना एक बड़ी बात है। लेकिन हम 30 के 30 नहीं करेंगे। मैं मैक्सिमम आपको करवा दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज तक पूछे हैं, हम उनको नीचे हैं। ठीक है। और कोई पढ़ना चाहे तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले इतने ज्यादा हो जाए और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या आता है। वो मैं इतना सुजेस्ट अब हो जाता है कि आगे क्या आना है, क्योंकि लास्ट ईयर ना एक टॉपिक आया हुआ था, बैंथम वाला। इस दफा मिल्क का टॉपिक आना है, वो दोनों उसके बाद अगला हो गया। तो वो जो नया टॉपिक आना होता है ना, होता है आइडिया कि यार नेक्स्ट ये आ जाए। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन का गेस्ट हो जाए। ठीक है, अगर ना भी आए तो बाकी आप इतने कर लेते हैं, एक आध कोई नया पूछता है, ये नहीं होता कि सारे नहीं पूछते। ठीक है। हाँ, समटाइम्स पेपर बड़ा ही अजीब आ जाता है, वो फिर किसी से भी नहीं हो रहा होता, वो फिर सारे बराबर देते हैं, फिर उसमें वही कामयाब होता है जिसका ये फिलोसफर कहते हैं। ठीक है, जिनकी वो डिग्रीज है, फिर वही बात। फिर हम वो करेंगे, 99% वाला हम कर लेंगे, वो 1% जो लक का फैक्टर है वो फिर साथ रहता है, या अच्छा वो आगे पेपर में रहता है, तो इसमें भी आपने परेशान। क्योंकि जितना पढ़ लेंगे एंड का पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, दैट इज श्योर। अच्छा जी। अब एक बात जो मैं शुरू में समझाना चाहता था,
बच्चे आए हैं, अब जरा ठीक ठाक हैं लेकिन और अच्छे आने बस। चलिए, तो समझने वाली बात ये है फिलोसफर्स के लिए हमें फिलोसफर ही स्टार्ट करना है। और समझने वाली बात ये आपके कितने कितने कजन हो, कुछ 20 तो होंगे सारा, शायद इससे भी ज्यादा होता है। मेरे तो बहुत, मेरे 50 से ज्यादा। तो आपको किसी एक फिलोसफर का नाम लिया जाए या कजन का नाम लिया जाए, मेल हो या female, आप उसकी पूरी हिस्ट्री बता दें, सही है। उसमें कौन सी गंदी आदत है, कौन सी अच्छी आदत है, किस वक्त वो जो बात कर रहा है उसका मतलब क्या है, और वो आप दोनों के दरमियान जो बात है किसी दूसरे को पता लगे, और इशारा भी करता है तो आपको आइडिया हो जाता है, और ये हर एक के पास। आज से आपकी फैमिली में 30 नए फिलोसफर ऐड, ये आपके कजन्स हैं, जिनकी सारी खसूसियात आपको पता होनी चाहिए कि वो कब क्या बात क्यों कर रहे हैं। समझाने के लिए इनको अपना कजन समझना है। हर फिलोसफर को याद करने के लिए उसकी थ्योरी का पता होना कि वो बात किस बारे में कर रहे हैं। बाकी चीजें तो हम बाद में पढ़ेंगे ना, पहले हम ये देखेंगे कि यार ये कौन कौन सी थ्योरी दे रहा है, एक लिस्ट हम बनाएंगे इसकी, ठीक है। फिर हम बारी बारी थ्योरीज को पढ़ेंगे, और फिर थर्डली हम उनको आपस में इंटर रिलेट कराएंगे। ये बात की समझ, पहले कि वो क्या क्या रहा है, उसकी जो मेजर खसूसियात है। तो एक होते हैं ना, फैमिली में एक शरीफ होता है और एक बिगड़ा हुआ कहता है, दो तरह के। वो उनकी खासियत है। इसी तरह इनकी भी खासियत होगी कि ये इस बारे में बात करेंगे। जो बिगड़ा हुआ होता है वो एक सर्टन टॉपिक पे बात कर रहा होता है, और जो सही होता है वो सर्टन टॉपिक। तो इनके भी कुछ सर्टन टॉपिक, ये उन्हीं पे बात करेंगे। हमने सिर्फ देखना है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लेटो। कोशिश करेंगे उसको लाने। अच्छा जी, एक दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो टाइम पे आना है, क्योंकि लेट होंगे तो जो बेस बनी होगी, जिसकी शुरू की बेस खराब हो गई फिलोसफर्स की, उसका आगे वो लेक्चर बिल्कुल खत्म हो गया। बड़ा मुश्किल से आपके पास 5 मिनट होंगे, उसमें अगर आप आ जाते हैं पहले वाले में तो आपका काम चल जाएगा, फिर मसला ही रहेगा उस फिलोसफर में, ठीक है। तो आपने आना लाजमी है, और हर टॉपिक अगले टॉपिक से रिलेट करेगा, तो छुट्टियां भी नहीं करनी, ये दो चीजें हैं। अच्छा जी, हमने पहले सिलेबस डिस्कस कर लिया, आप लोगों के लिए दोबारा बता दूं तो फिलोसफर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिलेबस आप लोग देख लेंगे, तो हम फिलोसफर बिल्कुल लेटर को स्टार्ट, और बुक का पहले जो सबसे पहला आप लोगों का सवाल होता है, बुक कौन। तो पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर्स पढ़ने के तीन डिफरेंट फेज हैं। पहला फेज है अली नसरी वाला, वर्ल्ड टाइम्स की बुक है बाय अली नसरी, लिख लें, पॉलिटिकल साइंस बाय अली नसरी, वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, पब्लिशर है वर्ल्ड टाइम्स वाला। पहला फेज है इसका, उसमें आप जो थ्योरी है उसको अंडरस्टैंड, ठीक है, बेसिक्स को। फिर दूसरा जो फेज है दैट इज स्टेजेस ऑफ द एजुकेशन, स्टेजेस ऑफ द एजुकेशन। और थर्ड है जी वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट बाय जूड हार्मन, वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट बाय जूड हार्मन। अब तीन चीजें हैं इसी में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी तैयार करना है तो आप पहले भी अली को पढ़ें,
जैसे यदि नकवी को पढ़ लिया फौरन से सेजुल ऑफ एडिस खोल लें और उसको भी पढ़ लिया तो दैट विल बी इनफ। लेकिन एक्सपर्ट होने के लिए आप पूरा ये आप, मुझे नाम ही ऐसे का नाम, कल मैं लेके आऊंगा बुक्स, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपने इस तरह से पढ़ना है कि पहले कॉन्सेप्ट लेना है, फिर उसके एनालिसिस लेने हैं, और फिर उसके एक्सपर्ट लेने हैं। वर्डिंग के लिए टू डार्बन जो आप पढ़ते हैं ना, वो वर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटो को स्टार्ट करेंगे। जब आप बड़ी नकली को खोलेंगे सबसे पहले वो प्लेटो की बैकग्राउंड, कि जगह कब पैदा हुआ, क्या नाम था, बाप का नाम, माँ का नाम, सारों का बदला आपने लेगा। और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है आपकी थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पे अगर आप बात आए तो सबसे पहले इसकी थ्योरी है आइडियल स्टेट। ही वॉज द फिलोसफर ऑफ ग्रीस, ये सारों को पढ़ा होना चाहिए। फिगर जी, बुक का नाम है सेजेस ऑफ द एजेस, एजेस ऑफ द एजेस, थर्ड इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय यूरान। अच्छा जी, उस वक्त जो ग्रीस की एक हुकूमत हुआ करती थी, अगर किसी ने मूवीज यूनानी ग्रीस मूवी देखने का शौकीन हो तो जैसे 300 एक मूवी है, या ये देखियो रिकीलीक्स वाली ट्रॉय देखियो। आई थिंक सो कोई तो नहीं देखता, देख, ये मेरे देखते हैं ना, स्पार्टन्स वाली। ठीक है, तो स्पार्टन्स वाज अ सिटी स्टेट। सिटी स्टेट मीन्स के शहरों की हुकूमत हुआ करती थी, पूरी यूनाइटेड ग्रीस नहीं था कि लाहौर की अपनी हुकूमत हो, फैसलाबाद की अपनी हुकूमत हो, इस्लामाबाद की अपनी हुकूमत हो। इस तरह वहाँ पर डिफरेंट सिटीज थे, लाइक स्पार्टा, मैक्सिडोनिया, एथेंस। ठीक है, तो ये इनकी आपस में कोई बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी नहीं थी, कोई थोड़ी बहुत थी। ट्रॉय वाज आल्सो सिटी स्टेट, तो ये चार फेमस उनके सिटी स्टेट्स। तो कोई थोड़ी बहुत उनकी लड़ाइयाँ थी भी, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा आपस में ये नहीं लड़ते थे। असल में ये इतना ज्यादा फिलोसफी पे फोकस थे कि ये आपस में ही लड़ते रहते थे शहर वाले। ठीक है, मतलब वो रीजनिंग इतनी ज्यादा करते थे कि वो मतलब आपस में ही उनके 24 घंटे की बेस्ट है। तो उस दौर के बहुत ज्यादा फिलोसफर्स हैं, लेकिन ज्यादा जो रेलिवेंस है वो तीन के साथ हमारी बनती है, प्लेटो, सुक्रेटिस और अरिस्टोटल के साथ। सुक्रेटिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, प्लेटो अरिस्टोटल को पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी फिलोसफी आज भी हमारे सिस्टम में लाए होते हैं और हम उस पर भी बात कर लेंगे। अब आ रही है जी ईशा जावेद आपको आवाज? अच्छा जी, तो इसने एक बात कही कि एक सिटी स्टेट, एक आइडियल सिटी स्टेट कैसे होनी चाहिए। एक देखिए, इतनी ज्यादा गवर्नमेंट्स हैं, तो उसमें सही किसकी होगी, क्योंकि कोई बिलीव करता था डेमोक्रेसी पे, कोई गवर्नमेंट कहती थी जी एक अथॉरिटेरियन रूल हो, कोई कहती थी कि जी रूलर होना ही नहीं चाहिए, सारे मिलजुल के एक कर। ठीक है, इस तरह के वहां पे साथ था। तो इसने कहा कि किस तरह की एक आइडियल सिटी स्टेट किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो उस इस बात को साबित करने के लिए उसने डिफरेंट थ्योरीज दी। ठीक है, इस बात को साबित करने के लिए उसने डिफरेंट थ्योरीज दी। अब हमें उन थ्योरीज को पढ़ना है, और वो सारी थ्योरीज मिलके इसे एक आइडियल स्टेट में लाए। आ गई ये बात? अब सबसे पहले उसने जो अपनी सोसाइटी थी उसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, क्लासेस ऑफ, सबसे पहले उसने कहा जी फिलोसफर क्लास, दूसरी उसने कहा जी ऑक्सिलरीज, तीसरा उसने कहा आर्टिजन। ये इस तरह से हैं जी, जैसे आपकी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। प्लेटो के नजदीक जो अपर क्लास होने का हक रखते हैं वो कौन है? ऐसे लोग जो फलसफे को, जो फिलोसफर, दे विल बी द रूलिंग क्लास ऑफ, वो रूल करेंगे। क्योंकि अगर
इफ यू डोंट हैव अ विजडम यू कैन नॉट रूल अ। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, इफ यू डोंट हैव अ विजडम देन यू कैन रूल अ। ठीक है, इसके मुताबिक फिलोसफर क्लास का ही राइट था, ये दोनों क्लासेस किसी भी सूरत में नहीं कर। अब जिस तरह आपने हिंदू माशरे में सुना होगा ना कि चार क्लासेस हैं, सुना है किसी ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो कहते हैं जी वो जो है ना, एक देवता जो था, देवता था, if I am not wrong, उसका नाम ब्रह्मा था। ब्रह्मा के जो सर से पैदा हो गए वो कौन थे आपके, ब्राह्मण, वो दे आर द। फिर जो ब्रह्मा, उसके ब्रह्मा के जो बाजू थे उनसे भी पैदा हुए थे, उनको उन्होंने कहा कृष्ण। जो पेट से पैदा हो गए उसको उन्होंने कह दिया वेश, और जो पाँव से पैदा हुए उसको उन्होंने कह दिया ये शूद्र। ब्राह्मण दे आर सुपीरियर, सर से पैदा हो गए तो वो क्या है आपके, वो सबसे ऊंचा पद है। क्षत्रिय बाजू से पैदा हुए जिसका काम क्या है, जानकर। और जो पेट से पैदा हुए उनका काम क्या है, फार्मिंग करना, उनके जितने भी वो काम है ना हाथ से करने का, जो पेट की जो जरूरी है वो सारे काम वही करते हैं। जैसे जितने भी आपके आर्टिसन जितने भी होते हैं ना, जैसे कुम्हार, लोहार, वास्तु में जैसे, वो सारे किससे आते थे, वो वेश हुआ करते थे। और शूद्र जिनको वो सोसाइटी में रखते हैं जिनसे वो शूद्र, तकरीबन उसी के करीब करीब किसी का फर्क है। इसने ह्यूमन थ्री नेचर्स इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट थिंग वाज द ब्रेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्रेन क्या है सबसे सुपीरियर चीज। ठीक है, ब्रेन से इंस्पायर होके उसने क्या बनाई थी आपकी फिलोसफर क्लास, ब्रेन। फिर क्योंकि फिलोसफर थिंक्स फ्रॉम हिज ब्रेन, ठीक है, उसने वो फिलोसफर क्लास। दूसरा उसने जो चीज दी ऑक्सीजरी, तो उसने डिवाइड किया ऑक्सीजरी। आप फर्स्टली जो मैं बता रहा था जो फाइटर थे उनको आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजरीज। ठीक है, तो ऑक्सीजरीज कहाँ से सोचेंगे, थ्रू देयर हार्ट। ठीक है, स्पार्टन जो मैं मूवी का बता रहा था 300 जिसका नाम, तो वो 300 लोग पूरी की पूरी पर्शियन एम्पायर से लड़ पड़े। सिर्फ 300 लोग पूरी की पूरी पर्शियन एम्पायर से लड़ पड़े। तो वो जो 300 लोग थे वो क्या दिमाग से सोचते थे, दे वर थिंकिंग फ्रॉम इट्स हार्ट। जो दिल से सोचता है वो एक सिपाही बन सकता है। ठीक है, सिपाही को दिमाग से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। आगे जब आप पूरी आर्मी को संभालना होता है तब आपको दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन शुरू में जो फाइटर्स जो होते हैं दे थिंक फ्रॉम देयर हार्ट, उनको जो अच्छा लग रहा होता है वो वही करते हैं। इन्होंने तीसरी चीज पकड़ी जी, हार्ट। और चौथी चीज, और जो दूसरी चीज थी वो हार्ट थी, और तीसरी चीज थी जो थी वो थी एब्डोमेन, पेट। पेट के लिए कौन होंगी जी, आर्टिजन। आर्टिजन वही जो किसान है, जो कुम्हार है, जो लोहार है, या कोई भी ऐसा पेशा जो बिजनेस में कोई भी जो लोग है ना, वो क्या, वो सारे आर्टिजन। ठीक है, अब जो हिंदू माशरा था उसमें तो ये था कि बाय बर्थ आप किसी कास्ट में जाए। कास्ट सिस्टम की ये थी कि आप बाय बर्थ किसी एक कास्ट, लेकिन इसका एक डिफरेंट लॉ, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तीनों में जाते थे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक और चीज इनमें है, उनकी जगह दूंगा। अच्छा जी, तो जो ब्रेन है ये किस तरफ लेके जाता है, ब्रेन से क्या आती है आप में, विजडम आती है। ठीक है, तो ब्रेन किस तरफ लेके जाता है, विजडम की। इसी तरह हार्ट किस तरफ लेके जाती है, हार्ट से आप में करेज पैदा होती है, और दूसरा स्पिरिट पैदा होती है। और स्पिरिट से आप में क्या, और अगर आप एब्डोमेन के गुलाम हैं, ठीक है, तो फिर आप में क्या पैदा होंगी, डिजायर। जो सारा चीज ब्रेन से करता है उसमें क्या होती है, विजडम होता है। जो दिल से करता है उसमें क्या होती है, करेज या स्पिरिट होती है। और जो एब्डोमेन से सोचता है
जिसको यही पाकिस्तानियों वाला हाल कि जनाब सुबह खाना क्या है और दोपहर को क्या खाना है और रात को कहाँ पे खाने जाना है, तो वो फिर किसका गुलाम होता है? डिजायर का। और ये तीनों चीजें एक माशरे का एक वो बन जाती है, प्रिंसिपल बन जाती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज शामिल हो जाती है कि कौन सी आप एक इंसान के अंदर या एक माशरे के अंदर कौन सी एक चीज प्रिवेल कर रही है। ठीक है, तो आपने देखना है कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर क्या प्रिवेल कर रहा है, तो आप समझते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो हमें डिजायर, ठीक है, तो हम कहाँ से हैं, किस में आएंगे, वैसे इंटरनेशनली देखा जाए तो हम किस में आएंगे। अगर आप जर्मन को देखते हैं तो जर्मन किस चीज को सबसे ज्यादा, जर्मन आज के जर्मन वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं और वो बहुत ज्यादा इनोवेशन पे काम करते हैं। पहले भी वो इनोवेशन पे बहुत काम करते हैं, तो वो दे हैव, हिटलर कहता होता था, वी आर्यंस आर द सुपीरियर एंड हैव द राइट टू रूल द वर्ल्ड। देयर वाज आर्यन, और वो कहता था कि वी आर सुपीरियर, क्यों कहता था? इसी वजह से, तो दे हैव ब्रेन, दे आर, ठीक है। मुसलमान क्यों अल्लाह थे? जिस वक्त अल्लाह थे उस वक्त उनके पास क्या था? विजडम थी। इब्न हैशम और ये सारे लोग जो थे वो मुसलमानों के पास थे, और वो उस वक्त थी। उन्होंने इनोवेशन के जरिए से कुछ कुछ किया। तो ऑब्वियसली पूरी हिस्ट्री इस चीज की कस्टोडियन है कि जिनके पास ब्रेन रहा उन्होंने भी prove किया। अब अगर आप फिर अमेरिका आ जाता है, अमेरिका में क्या है? दे आर ऑक्सिलरीज, उसके पास वो हर वक्त वो लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो वो ऑक्सिलरीज हैं, और वी आर, और मोस्ट ऑफ द साउथ एशिया वी आर फ्रॉम। एक, अगर आप दुनिया के मैप को भी इस पे आप अपने अपनी ख्वाहिश से किसी को कहीं भी डाल सकते हैं। आप अगर इस चीज को देख लें कि पाकिस्तानी आप ऑक्सिलरी लड़ने को ज्यादा, मेरे से ज्यादा सोचना, तो आप उस पार्टी में डाल। लेकिन ये चीज एक वैसे हम डिस्कशन है। लेकिन आपने ये देखा कि प्लेटो ने किस तरह से ह्यूमन नेचर के जरिए से उसने सोसाइटी को थ्री क्लासेस में, ये याद बात है इसकी क्लास सिस्टम में ना, कि क्लासेस हैं कितनी और किस बेसिस पे उसने क्लास सिस्टम को डिवाइड किया। ठीक है, उनकी अकॉर्डिंग टू द थ्री नेचर्स ऑफ ह्यूमन, कौन कौन सी विजडम, करेज और डिजायर की बेस पे उसने इनको डिफरेंट क्लासेस में। अच्छा जी, ये होगी क्लास सिस्टम थ्री, क्लास ऑफ द सोसाइटी। अच्छा जी, अब आगे आए जरा। अब मैं कह रहा था कि अगर आप बाय बर्थ किसी फैमिली में पैदा हुए हैं, तो हिंदू माशरे में आप उस क्लास का हिस्सा बने, योर बर्थ टू डिसाइड यू। लेकिन अब ये क्या एक रेशनल बात है कि आप बाय बर्थ यहाँ पैदा हुए तो आप हिंदू हैं? ये कोई रेशनल चीज तो नहीं है। और ग्रीस वाले रेशनैलिटी पे बहुत, उनकी थ्योरी वो क्या करते थे कि उनका एक बड़ा मजेदार हुआ करता था, वो आपका थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस वाला। एक बंदे ने कोई बात करनी है, वो उन्होंने बाहर रोड पे बैठ जाना है, एक ने बात करनी है, दूसरे ने उसका वो थीसिस हो गया, दूसरे ने उसके उसको निगेट करना है, दैट इज एंटीथेसिस। और फिर वो बहस करते करते किसी एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जो कि ठीक होता था, दैट इज सिंथेसिस। उन्होंने इसी बहस के जरिए से बहुत ज्यादा जो है वो थ्योरीज बनाई। ठीक है, इसी तरह ये रेशनैलिटी तो नहीं है कि एक बंदा जो किसी फैमिली में पैदा हुआ तो उसका फ्यूचर ही वही चीज डिसाइड करेगी। इन्होंने रेशनल बेसिस पर एक मॉडल बनाया कि इंसान को मौका देना चाहिए कि वो अपनी क्लास को चेंज कर। इट इज हिज एबिलिटीज दैट विल डिसाइड। ठीक है, अब जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है प्लेटो की, वो इसी चीज का पैमाना है कि वो किस क्लास में जाएगा। अब हम जरा उस पर बात कर लेते हैं, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। दूसरी थ्योरी कौन सी आ गई? अच्छा जी, अब इसने दो लेवल, इसने पहले तो एक और अकेडमिया, ये इसने एक इंस्टीट्यूट बनाया एथेंस के अंदर,
जहाँ पर ये लोगों को पढ़ाया था। तो नाम इसने रखा अकेडमी। अकेडमी जो निकला है वो इसी से, उसने जो नाम रखा था ना अकेडमी का, ये पढ़ाने की जगह। ठीक है, ये हम जो अकेडमी लिखते हैं ना, इसी वहाँ से लेते थे अकेडमी जो ऊपर। ठीक है, अकेडमी उसने एक ये बनाई, वहां पर ये पढ़ाया था। अब इसने क्या किया, इसने एजुकेशन को दो फेज, एक बिगिनर लेवल और एक एडवांस लेवल। ठीक है, बिगिनर और एडवांस। तो पहले हम बिगिनर को अगर देखें, तो बिगिनर लेवल को भी इसने तीन डिफरेंट फेज में। पहले दो लेवल है, बिगिनर और एडवांस। बिगिनर एक लेवल है, उसमें उससे फिर से सब तीन है। ठीक है, एक है जी 0 से 7 ईयर्स का, एक ये है जी। दूसरा है 7 से 18, फिर है 18 से। अब एक बच्चा पैदा हुआ है, अब उसकी हमने क्लास बताई लेकिन हमने नहीं की। अभी तो वो वहीं रहेगा जहाँ वो पैदा हुआ है। ठीक है, तो 7 साल तक उस बच्चे को क्या पढ़ाया, उसको पढ़ाना नहीं है आपको 7 साल। उसको क्या करनी है जी, उसको एथिक्स सिखानी, अखलाकियात, हाउ टू बिहेव, व्हाट टू से एंड व्हाट टू, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। उसको इस तरह की चीजें, कोई नहीं उसको एबीसी पढ़ा जाता, कोई 7 साल तक उसको आराम से अखलाकियात। फिर क्या करें जी, स्टोरी टेलिंग करें। तो कहानियां शायद, ताकि उसकी जो इमेजिनेशन है। ठीक है, स्टोरीज में कौन कौन सी स्टोरीज आई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो आप कंट्री है, रिवाज को करार इसमें बड़ा इंस्पायर करती है। और ये वो आपकी वो होती हैं, ये कहानियां ही होती हैं जो कि आपकी जिंदगी को दिखाती हैं। बचपन में बच्चों को जितनी अच्छी स्टोरी सुनाई जाएगी ना, दैट इट हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग। इतनी स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टोरी होगी, उतना स्ट्रॉन्ग उसका कैरेक्टर होगा। इतनी फजूल स्टोरी सुनाएंगे वो उतना ही। ठीक है, उसकी सोच की बात होगी ना, कैरेक्टर बिल्डिंग यही है कि कहते हैं ना कि वो नेपोलियन ने कहा था कि पढ़ी लिखी माएँ हैं वो जाके बड़े हमारा। तो इसी वजह से उसने कहा था कि दैट स्टोरी टेलिंग डिफाइंस कौन कर सकते। हमने उम्र यार बड़ा तो यार तलाशी का है। ठीक है, बाबा फरीद के बारे में है। अ, उन्होंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया ना, तो उस टाइम पढ़ रहे थे, और अक्सर उनको आयात जो थी ना वो यहाँ चालू थी पढ़े बगैर ही। अब वो बड़े परेशान रहे, मैंने पहले तो क्या देखा भी नहीं है आपको, ये कैसे हुआ। तो वो अपनी वालदा के पास गया, उन्होंने अपनी वालदा से पूछा कि मेरे साथ ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये वो वाली आयत है, जब आप पैदा होने में जब तो मैं इसकी तिलावत किया। ठीक है, तो मतलब ये एक स्टोरी है, कोई इस पे यकीन करे या ना करे दैट का डिफरेंस है, लेकिन मैं वो आपको वो बात समझाना चाह रहा हूँ कि इस चीज को फॉलो आपके जो है ना सहेली, वो बहुत ज्यादा करते हैं। वो जब एक औरत प्रेगनेंट होती है उसको छुट्टी मिल जाती है और उसके बंदे को भी छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, फॉर उस टाइम पे जब वो एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, वो काम करते हैं जो कि वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि वो कहते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्समैन बने, तो वो उसको सारा दिन वो या खुद खेलते रहेंगे या वो स्पोर्ट्स देखते रहेंगे। अगर वो कहते हैं कि हमारा बच्चा मैथमेटिशियन हो, तो वो मैथ की प्रॉब्लम बैठ के दोनों सॉल्व करें, उनको इसकी पे मिलती है। इस तरह वो जो चाहते हैं, अगर कहते हैं पेंटिंग बने तो पेंटिंग करें, तो वो इस तरह से करते हैं। तो ये एक इस टाइम, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बर्थ भी ये चीज इंपॉर्टेंट। और ये तो वैसे आपकी बर्थ की बात कर रहे हैं, इस तरह से इसका वाला होता है। फिर उसको जनाब स्टोरी टेलिंग के बाद उसको आप क्या करा सकते हैं, थोड़ी सी लाइट स्पोर्ट्स जो है ना, बल्कि स्पोर्ट्स में लाइट एक्सरसाइज।
ठीक है, इस तरह की 3-4 चीजें इस स्टेज में करवानी है, इसके अलावा उनसे कुछ भी नहीं कराना। ठीक है, उनकी सेहत का ख्याल रखना, और ये पहले स्टेज। दूसरी स्टेज में हमें क्या करना है, 7 से 18 साल में अब उनको रीडिंग और राइटिंग सिखाना, फिर साथ में बिगिनर मैथमेटिक्स, हल्का फुल्का म्यूजिक। ठीक है, ये पढ़ाना है, और एक्सरसाइज करवाना है। हाँ जी, होम एजुकेशन किसी ने कहा है जी, ये सारी होम एजुकेशन, इसमें होम एजुकेशन में जो स्पार्टन थे ना, वो 7 साल के बच्चे को ना घर से निकाल देते, उसको बहुत सख्त ट्रेनिंग कराई जाती थी, बहुत शदीद सख्त। इवन उसको इतना मारा जाता था कि खून भी निकल सकता था, और 3-3 लोग उसको मिलके मारा करते थे, वो मूवी के अंदर या स्पार्टन में करते थे। और वो इतने स्ट्रॉन्ग बनते थे कि वो 300 लोगों ने पूरी पर्शियन एम्पायर के खिलाफ बनाया था, 300 लोग। तो वो इतने स्ट्रांग होते हैं, तो एक्सरसाइज भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, फिर इन्हीं सारों को थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर कर, और इसमें एक ऐड कर देंगे चीज फिलोसफी की बेसिस के, रैशनैलिटी क्या है, रीजन किस तरह करेंगे, ये सारी चीजें थोड़ा सी एडवांस करके इसमें थोड़ा एक फिलोसफी को ऐड करवा दें। तो ये आपके पहले ये वाला होगा, यहाँ से सारे इस लेवल पर सारे ही हैं। ये समझ लें कि ये आपकी नर्सरी से लेके मैट्रिक तक के, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अ, कितना वो है, 5 से 16 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, आर्टिकल 25A ऑफ राइट ऑफ फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो तकरीबन इसी के करीब है। इसमें आपको बेसिक एजुकेशन दी है, हर बच्चे को क्या है जो राइट, इसमें भी उनको लाजमी ये एजुकेशन दी है। ठीक है, जो ये पास करेंगे वो इधर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर एक टेस्ट होगा, वो यहाँ पर जाएंगे, और जो इस टेस्ट को पास करेगा या फेल करेगा, अब वो सॉरी, जो इस टेस्ट को पास करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो इसको फेल करेगा वो पक्का पक्का आर्टिजन में चला जाएगा। अब ये एजुकेशन डिफाइन करेगी कि वो कहाँ जा रहा है। मैट्रिक वाला जो मैट्रिक फेल होगा वो क्या करेगा, रेडी लगाएगा, कुमार बनेगा, या जो भी उसने करना है वो करेगा, जो कि इधर से फेल है। और जो यहाँ से पास होगा वो आगे एडवांस लेवल पे जाएगा, और एडवांस लेवल पे कौन सा है आपका, वो नहीं नहीं, वो है ऑक्सीजरीज का। 3 क्लास में हमने पढ़ी ना, आर्टिजन जो नीचे वाले फेल हो गए, फिर आपका वो वाले, और फिर ऊपर। तो इस लेवल में जो पास होता है बिगिनर लेवल में, वो कहाँ पर जाता है, आगे ऑक्सीजरीज में, और जो फेल होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, पीछे आपके आर्टिजन के अंदर। तो ये आपका फर्स्ट फेज था। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एडवांस लेवल आता है। एडवांस लेवल के जी 2 फेजेज हैं। फर्स्ट फेज इज 20 से 30, और सेकंड इज 30 से 35। अब वो लोग किस में आ चुके हैं, इस फेज में आ चुके हैं। इस फेज में क्या होगा, वही जो हमने सारी चीजें पढ़ी है उनको और एडवांस किया जाएगा। फिलोसफी के सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएगी, और बाकी उन्हीं चीजों को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके दिया जाएगा। साथ उसके मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, फिलोसफी प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग। हाँ जी, अभी तो वो उसमें है ना, अभी वो सीख रहे हैं। अब उन्होंने यहाँ से जो 20 से 30 पे जाएगा ना, 10 साल में उन्हें ये चीजें पढ़ी, और साथ म्यूजिक, एडवांस म्यूजिक। ठीक है, ये म्यूजिक पढ़ाने की एक बड़ी साइंस की स्थिति। म्यूजिक जो है ना, दैट क्रिएट्स अ हार्मनी। इस चीज की कि आप डिफरेंट चीजों को एक तरीके से चलाना चाहिए।
लाइट सिर्फ एक ही है, हर इंस्ट्रूमेंट का उसका तरीका है, और वो उंगलियों की जो आपस में उनका तालमेल होता है और दिमाग का जो तालमेल होता है, वो एक आपको बड़ा एक ऑर्गेनाइज पर्सन, इस वजह से म्यूजिक को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये इंडिया में भी बड़ी इसको इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वो म्यूजिक इस वजह से वो सिखाया जाता है, और वैसे भी इतना ज्यादा इसके बाद मैं थोड़ा सा लाइफ चीज देता, आर्ट भी जरूरी है फॉर द क्रिएटिविटी, इस वजह से भी म्यूजिक को सिखाया। तो ये फिलोसफी प्लस म्यूजिक ट्रेनिंग होती थी 30 ईयर्स। अब जो 30 ईयर्स को पास कर लेगा, ये सारे जो लोग हैं, ये अब जो इधर से फेल होंगे, ये सारे के सारे क्लास में रहेंगे, ऑक्सिलरीज में। अब ये ऑक्सिलरीज में आ गए, जो 30 साल तक के लोग हैं ये सारे ऑक्सिलरीज में आ गए। अब आगे जाना या ना जाना, वो ये टेस्ट डिफाइन करेगा कि आगे जाना है या आगे नहीं जाना। तो इधर से जो पास होगा वो इससे, और जो यहाँ से पास हो गया वो श्योरली चला गया है आपके फिलोसफर क्लास। ठीक है, श्योरली वो फिलोसफर क्लास में चला गया। अब उस क्लास में अब उनकी जो है वो रीजनिंग पे और फिलोसफी पे ही काम होगा सिर्फ। अब उन्होंने और कुछ नहीं पढ़ा, दे आर इन फिलोसफी क्लास। अब वो एडवांस लेवल हर चीज की पढ़े, उसमें आपकी बहुत सारी वो एंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, वो इस तरह के फिलोसफी की डिफरेंट डोमेन्स है, फिर वो उधर पढ़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 35 साल के बाद फिर एक होगा, दैट विल बी द लास्ट। अब यहाँ पर एक चीज आएगी, वो क्या होगा, एक डिफाइन होगा चीज। अब देखें, हर बंदा वो ऊपर हुकूमत भी नहीं कर सकता, चाहे वो फिलोसफर है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर फिर टू टायर्स बना दिए। एक जो 30 में आ गया, वो आपके ऐड तो हो गया उस सिस्टम में, रूलिंग क्लास वाले, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ करें। ठीक है, जो 35 में फेल होगा ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ करेंगे, जैसे कि वो एसी लग जाए या कुछ इस तरह के काम, जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो एसीज होते हैं, दे आर द मैनेजर ऑफ द जॉब। जिस तरह एक कंपनी में मैनेजर होते हैं ना, इसी तरह पाकिस्तान में कंपनी है और उसके मैनेजर कौन है, एसीज हैं, जो कि एक डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट आपका, एक तहसील आपका, एक डिपार्टमेंट। ठीक है, उसी तरह ये जो लोग होंगे ना, ये जो लोअर टायर की गवर्नमेंट होगी, ये किसको संभालेंगे, दे आर रूलिंग क्लास, बट वो अभी आगे नहीं। अब रूलिंग क्लास में आ गए, इससे आगे जो है वो जाएंगे, जो पास होंगे वो होंगे फिलोसफर क्लास। अब फिलोसफर क्लास बन गया है, और एक कॉन्सेप्ट है फिलोसफर किंग का, इस पे सबसे ज्यादा पूछना है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हु इज द फिलोसफर किंग इन प्लेटोनिक स्टेट। ठीक है, तो ये, अब वो फिलोसफर किंग कैसे बनेगा, ये जो रूलिंग क्लास में भी लोग आ गए ना फिलोसफर क्लास, इनमें से कोई एक ऐसा बंदा जो सबसे सीनियर, जो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, या जिसमें सबसे ज्यादा वो क्वालिटीज होगी जो कि रूलर में होनी चाहिए, वो आपका क्या बनेगा, फिलोसफर की। एंड दैट पर्सन विल रूल द सोसाइटी, दैट पर्सन विल रूल द सिटी स्टेट। अभी इस बात की समझ, तो वो फिलोसफर की इस तरह से बनेगा। अब हर बंदा फिलोसफर की नहीं हो सकता। अब उनमें से बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि वो बाकी भी तो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हैं, बहुत सारे मिनिस्टर के होंगे, कोई फॉरेन मिनिस्टर बन जाएगा, कोई आपका डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा। तो वो इस तरह की बाकी जो लोग जो पास हो रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं ऐड किया जाएगा, लेकिन जो सबसे सीनियर होगा, जो सबसे बड़ा फिलोसफर होगा, वही फिलोसफर किंग बनेगा। ओके हो गया, तो ये फिलोसफर किंग इस तरह से आपका बनता है। देखिए उसने कितना सिस्टमेटिक थ्योरी, कहाँ से स्टार्ट किया उसने, कि बच्चा पैदा हो रहा है, और उसने उसको डायरेक्ट किसी क्लास में नहीं फेंका, उसने उसको ये चॉइस दी कि भाई मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल। ठीक है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा रैशनलाइज साइकिल को, कि आप एक जगह पर जाके एक नया शहर भी बसाना चाहे ना, तो आप किस बेसिस पर बता सकते हैं। ठीक है?
इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसको आइडियल स्टेट क्यों कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये बात की बातें हैं। इसमें काफी ज्यादा भी चीजें हैं जो आपको भी गलत भी लगती है, ठीक है, और कुछ बड़ी मजेदार चीजें हैं। अच्छा जी, ये हमने कितनी थ्योरीज पढ़ ली? दो हो गई, क्लास वाली और एजुकेशन वाली। तो एजुकेशन का पर्पस क्या है? हाँ जी, टू मेक द क्लास बेस्ड सोसाइटी। तो क्या ये उस पर क्रिटिसिज्म भी नहीं है कि हम डेमोक्रेसी में कहते हैं कि ऑल आर इक्वल? ये तो सीधा सीधा कह रहा है कि क्लासेस बनाओ और उसके लिए पूरा सिस्टम भी दो। तो अगर आप डेमोक्रेटिक माशरे में रह रहे हैं तो दैट इज क्रिटिसिज्म कि ही एडवोकेट्स अ क्लास बेस्ड सोसाइटी। लेट्स सपोज वो 30 साल का बच्चा हो गया, जैसे मिसाल के तौर पर आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कोई 16 साल की उम्र में सीएसएफ की तैयारी शुरू कर देगा, कोई 28 साल की उम्र में तैयारी शुरू करेगा। तो क्या लाजमी है कि एक एज के साथ ही आपने वो काम करना? फिर तो आपको रिस्ट्रेन कर दिया गया ना ऑफ चूजिंग अ प्रोफेशन। आप उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। एक बंदा इसमें से पहले लीडरशिप के लिए होता है और वो नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग उससे नहीं हो रही, इसकी पैरालाइज पर्सन होते हैं, इस तरह तो कभी भी गवर्नमेंट में जा नहीं सकते, जो मिलिट्री ट्रेनिंग पास नहीं करें। ठीक है, तो ये एक वो इनइक्वालिटी पैदा कर। तो ये चीज़ आ रही है बात की समझ? अब देखें किस तरह से क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मॉडर्न एरा के साथ दे कंपेयर खुद करते जाना है कि वो क्या कर रहा है और क्या। ठीक है, लेकिन अगर इसकी अच्छी चीज देखी, आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है इस पे। मैट्रिक तक 18 साल में मैट्रिक हम करते होते हैं। अब जरा 5 साल में हम वो पहली क्लास स्टार्ट होती है, तो अगर 7 साल में होती तो 16 साल में आप मैट्रिक करते हैं, ऐसे ही है। तो वो मैट्रिक तक, मैट्रिक से आगे दो 18 से 20 साल एफएससी हो गई, फिर आगे यूनिवर्सिटी लाइफ पीएचडी तक 10 साल वो लग गए, फिर आगे 5 साल पोस्ट डॉक के। ठीक है, जो पोस्ट डॉक करेगा वो आगे क्या बन जाएगा? पूरा सिस्टम ही हमारा इस चीज से। और एकेडमिया जो हमने नाम दिया वो भी वहीं से लिया होता है। इसकी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बड़ी रहेगी। ओके, अब इसका सबसे कंफ्यूजिंग आ रहा है वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस, कोई बताना चाहेगा? इंसाफ, इंसाफ क्या होता है? ये तो कहाँ से होता है? तो राइट, दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ को और अच्छा करे क्या करे? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। फिर आप काम क्लास थोड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस आप कह रहे हैं जी जस्टिस इंसाफ होता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वो कह देता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं जी कि किसी लॉ के जरिए से कोई अपना राइट हासिल करना, दैट इज इंसाफ, यही कह रहे हैं कि कानून एक होता है, उस कानून के तहत आपको पूरी जिंदगी करेंगे, अगर मिल रही है तो इंसाफ है, नहीं मिल रही तो नहीं। ठीक है, लेकिन प्लेटो की जो जस्टिस है वो ये वाली जस्टिस, ये भी है, लेकिन ये वो वाली फिर है भी। क्योंकि फिलोसफर्स का यही मसला है कि वो कह भी रहे होते हैं नहीं भी कह रहे। इसकी आप जस्टिस को अगर वन वर्ड से डिफाइन करें तो दैट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या होता है? और इसको कोई डिफाइन करें, इसके लिए एक इंग्लिश में लाइन हम राइट पर्सन, राइट पर्सन फॉर द
राइट जॉब, ये है जी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन ने क्या किया, और और क्या क्रिएट किया, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के जो जिस काबिल है उसको माशरे में वही मुकाम भी दिया, उसको वही जॉब भी दी। अगर वो मिट्टी देने के काबिल नहीं है तो वो बाकी काम करे, अगर वो गवर्नमेंट करने के लायक नहीं है, उसमें जो करेज वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा है, उसमें करेज वाला एलिमेंट ज्यादा हो, वो हुकूमत नहीं कर सकता। ठीक है। रूलर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो विजडम ही है, और ये हमारी इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट की विजडम सबसे बड़ी चीज है। लाजमी नहीं कि मतलब बड़ा बहादुर हो तो ही वो बनेगा, उसमें विजडम ज्यादा है तो रूलर बहादुरी है या इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट में बहादुरी का एक बहुत है, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बहादुरी को बड़ा फैक्टर है। बहादुर होने के लिए हुकूमत करने के लिए बहादुर होने के लिए सिस्टम इज कंपल्सरी, स्पेशली इन ग्रीक पॉलिटिकल थॉट ना, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, एजुकेशन ने क्या किया, एक तो उसने क्लास सिस्टम बना दिया, दूसरा उसने क्या कर दिया, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर दी कि उसने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब में बता दिया, जो विजडम रखता है वही प्लॉट। एक चीज, अब इसको आपने देखते जाना है। दूसरी जो उसने चीज बताई वो उसने कहा कि नॉन इंटरफेरेंस इन ईच, नॉन इंटरफेयर इन ईच अदर डोमेन। अब ये बड़ी, मुझे ये लाइन बड़ी पसंद है, उसकी रीजन है कि अब आप उठकर जाके डी चौक में नहीं बैठेंगे कि हुकूमत ऐसे कर दी, आर्टिजन आप धरने नहीं देंगे, क्योंकि यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब। उसने देखो मास्टर कितना मजेदार आइडियल है कि नहीं, होना तो ऐसा ही चाहिए, हर बंदा अपना अपना काम करे। उसने इतना मजेदार किया कि उसने कहा अब जो जिसका काम है वो वही जाने, वो सही करे वो गलत करे, वो क्या होगा, वो सही कर रहा होगा, क्योंकि उसी को पता है कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। अब उसने, मैंने इसीलिए कहा कि वो जस्टिस की बात भी करता है। अब देखें क्या एक सोशल जस्टिस का कभी कॉन्सेप्ट है, सोशल जस्टिस क्या कहती है कि जिसको जितना चाहिए उसको उतना दिया जाए, या जिसका जितना, सॉरी, जिसका जितना हक बनता है उतना उसको दिया जाए। क्या ये सोशल जस्टिस नहीं है कि जो जिस चीज के काबिल है उसको उस काबिल चीज, एक बंदा एक चीज के काबिल ही नहीं है और आप उसको रूलर बना दे, तो दैट इज नॉट जस्टिस। हाँ फिर तो गवर्नमेंट ने ना, गवर्नमेंट भी दे। इस वजह से इसमें जस्टिस का अब एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब वो जो बुक्स पढ़ने का मकसद पता है क्या है, इसमें क्रिटिसिज्म भी है। एक हैं जी H.D.P. ली, जो फिलोसफर हैं, जो मॉडर्न एरा के फिलोसफर हैं, वो कहते हैं कि ठीक है सर, ऑनलाइन वाले सही कह रहे हैं आप सर। अच्छा जी, H.D.P. ली साहब एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि फॉर प्लेटो जस्टिस इज मोर देन फेयरनेस अंडर लॉ, कि सिर्फ फेयरनेस अंडर लॉ ही जस्टिस नहीं है, इट वेंट बियॉन्ड लेजिस्लेचर मीन, कि हम जो बात करते हैं जस्टिस की, दैट इज अंडर लेजिस्लेचर मीन, अंदर लीगल डोमेन, इसी के अंदर बात करते हैं ना, हमारे हमारे लिए जस्टिस तो वही है। लेकिन फॉर प्लेटो जस्टिस वेंट बियॉन्ड फेयरनेस अंडर लॉ, वो उससे आगे की बात कर रहा है, ये जो उसने कहा। अब किसी ने किसी के पंगे, किसी के साथ पंगा नहीं लेना, हर बंदा अपना काम करेगा। जब हर बंदा अपना काम करेगा तो फिर क्या होगा, आपकी हुकूमत अच्छे तरीके से काम करेगी, मुआशरे में फेयरनेस भी आ जाएगी, मुआशरे में जस्टिस भी आ जाएगी। अब ये थ्योरी भी बहुत जगहों पर अप्लाई, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपने वेबर की जो पढ़ी होगी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पढ़ी है, उसमें वो नहीं कहता फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वो उसने यहाँ से किया। फिलोसफर सारे के सारे चोर, हर फिलोसफर चोर होता है, और सबसे बड़ा चोर इकबाल है।
ठीक है, मैं बड़ी रिकॉर्डिंग की हो रही है, मैं बड़ी जोर की बातें समटाइम्स कर देता हूँ। फिलॉसफी किसी की मराज नहीं। आपने कहीं से आइडिया पकड़ना है, उस आइडिया को अपने हिसाब से एक डायमेंशन में लेके जाना है और एक नई चीज। तो मैं क्या करता हूँ इसको अपने अल्फाज में कि हर फिलोसफर एक दौर होता है। इकबाल का फलसफा, आपने वो पढ़ा होगा ना, उसका फलसफा कि जलाले बादशाही हो के जब बुरी तमाशा हो खुदा हो सियासत से तो रह जाती है एक। खुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है फिर। दीन और सियासत आपस से, इफ द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज डाइवोर्स देन देयर रिमेन्स ओनली अनार्की। अगर आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को डाइवोर्स कर देंगे तो एक मुआशरा ऐसा बनता है जिसमें सिर्फ अनार्की। तो अब ये उसने चोरी कहाँ से की है? हम एक फिलोसफर पढ़ेंगे, इमाम माजिद तूसी, उन्होंने एग्जैक्ट ये बात। फिर उन्होंने एक और चोरी सूरत नाइन्थ क्लास में की इस्लामियात की, उसमें वो पूरी पूरी आदत होती थी। आई नॉट ऑन दैट माइदा जब तरह के वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि खुदा ने आए कौम की हालत में बदल दी ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत से बदलने का। ये एग्जैक्ट कुरान की एक उसकी वर्ड की ट्रांसलेशन। एग्जैक्ट जाके अगर आप कुरान के वो खोले ना, वो अनफाल में अनफाल, उसमें ये डायरेक्ट लाइन है और इकबाल ने उसको अपना शेर में। मैं इस वजह से कहता हूँ कि इकबाल इज अ वेरी ग्रेट बिग थीफ, हालांकि मैं उसका बड़ा मानने वाला हूँ। उसने बहुत ज्यादा निश्चय को उसने कॉपी किया होगा है। उसने निश्चय क्या, निश्चय या जर्मन फिलोसफर है, तो उसने वो मिलने से कोशिश की। उसने जर्मन फिलोसफर को बहुत मर्द मोमिन का कॉन्सेप्ट, उसने निश्चय का एक कॉन्सेप्ट है सुपरमैन का, तो वहां से शुरू की। ठीक है, तो उसमें उसको निश्चय के मुसलमान को अगर कलमा पढ़ा दिया जाए तो वो इकबाल का मतलब। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इकबाल ने जर्मन फिलोसफी को कलमा पढ़ा के हमारी जो फिलोसफी है चेंज करते हैं बात। जब फिर की समझ आ गई। अब इसको पीछे रिलेट करवा दो। आइडिया स्टेट क्लासेस क्यों बनाई? फॉर द जस्टिस। थ्योरी क्यों बनाई? वो एजुकेशन वाली थ्योरी क्यों बनाई? फॉर द जस्टिस। और जस्टिस सप्लाई कहाँ से होगी? इन द आइडियल स्टेट, फिलोसफर की। उसकी अकाउंटेबिलिटी देखें, ग्रीस की ना ये मजेदार चीज है। वैसे कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म उन्होंने दिया नहीं। लेकिन ग्रीस की ये मजेदार चीज है कि ही इज राइट। क्यों? क्योंकि ही इज वाइज। ही इज राइट बिकॉज ही इज वाइज। विजडम ही हर चीज को सीखते हैं। इफ द रीजनिंग इज राइट देन द थिंग इज राइट। तो जो फिलोसफर थिंग है, ये अज्यूम किया गया, इससे इसको आइडियल स्टेट कहते हैं ना। ये अज्यूम किया गया कि हर बंदा दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। इसी वजह से इसको आइडियल स्टेट कहा गया ना। इसीलिए द आइडियल फिलोसफर वही होगा जो कि गलती करेगा ही। दैट इज अ यूटोपियन मॉडल। प्लेटोज आइडियल स्टेट इज अ यूटोपियन मॉडल। यूटोपिया होता है क्या चीज, दैट इज अनअचीवेबल। यूटोपिया वाला वर्ड याद कर ले, ऐसे में ना वो अक्सर पूछ लेता है ह्यूमन इक्वालिटी यूटोपिया क्या है। जिसको जिसने प्लेटो पढ़ा हुआ था उसको यूटोपिया का पता था। फिर उसने वो तो यूटोपिया का अक्सर मतलब नहीं पता। खैर, अब एक बड़ी मजेदार चीज है। तो मैंने सबका बताया सारों को, कौन बताएगा? मैंने कहा था ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ जहाँ से छुपेगी। until or unless he became insane। पागल ना हो जाएगा। एक एज होती है ना कि जब जाके बंदा रूल हरकतें करे।
ठीक है। इसकी मिसाल अगर आप लेना तो पाकिस्तान में भी ये होती है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखें, हिस्ट्री को रिलेट करना बहुत बड़ी। गवर्नर जनरल आपके थे गुलाम मोहम्मद, वैसे नहीं हुआ। उनको ये कहा गया कि आप छुट्टी पे हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट से निकाल दिया गया क्योंकि डील की हुई तो थोड़ा इशू हो गया। उनको ये बताया गया कि आप ही गवर्नर जनरल हैं, लेकिन वो थे चेंज हो गई थी। तो ये होता है। और इवन इन ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम आप लोग पढ़ेंगे कि जब तक उनका वो है ना इमाम, वो जिंदा है, ही विल बी द कैलिफ। तो सॉरी, इमाम इज तो सुप्रीम लीडर, तो वो उनका सुप्रीम लीडर रहेगा। और उसकी वो हटाने के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर दिया है। वो प्रोसीजर एक गार्डियन काउंसिल ने बनाई है कि अगर वो नॉन इस्लामिक कोई हरकत करता है जो इस्लाम से लेकिन या दूसरी, कि अगर वो इस तरह इस कंडीशन में चला जाता है तो फिर गार्डियन काउंसिल एक नया चुनता है, क्योंकि सेम टिल हिज डेथ तब तक वही है। ये भी तकरीबन इसी में थी। अच्छा जी, अब कम्युनिज्म पे थे आप बात करिए, प्रोजेक्ट कम्युनिज्म। बिल्कुल सही। बंदे चलाते हैं, तो बंदे गुलाम नहीं होते। एवरी आप और कोई इसको मिसाल मिसाल जो कहता कि स्टेट कंट्रोल्ड, हर चीज इज स्टेट कंट्रोल। तो कम्युनिज्म में क्या होता है, हर चीज इज बाय स्टेट। मैंने लिखा है वर्ड हाफ कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म का जो फाउंडर है वो आपका प्लेटो है। हम कहते हैं ना मार्क्स है, लेकिन कम्युनिज्म का फाउंडर कौन है? प्लेटो है। कैसे? उसने हाफ कम्युनिज्म अप्लाई किया था। प्लेटो ने इससे पहले दो पर कम्युनिज्म अप्लाई किया, तीसरी पर कम्युनिज्म अप्लाई नहीं हुआ। कम्युनिज्म यही है ना कि यू कैन नॉट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यही पढ़ाया था मैंने, जिन्होंने पढ़ा है मुझसे। यू कैन नॉट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से मुराद कि जो चीजें कारोबार के लिए इस्तेमाल, उसको आप ऑन नहीं कर सकते। दिस इज द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ। तो जो है ये आर्टिजन, वो तो ऑन करेंगे। तो उसने आर्टिजन पर कम्युनिज्म अप्लाई नहीं किया, अपर टू क्लासेस पर उसने कम्युनिज्म अप्लाई कर दिया। इस बात की आ गई समझ। अब उसने दो टाइप्स ऑफ कम्युनिज्म अप्लाई, एक है जनाब आपका कम्युनिज्म और दूसरा प्रॉपर्टी का। आर्टिजन्स कैन हैव बोथ। और जो आप दूसरे में क्लास में है वो दोनों ये लिखा। अब होगा क्या कि जो आपके ऑक्सिलरीज होंगे और जो आपके विजडम वाले होंगे, जो फिलोसफर्स होंगे, उनको प्रॉपर्टी वो अपनी नहीं रखते। फिलोसफर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं दे कैन नॉट हैव प्रॉपर्टी। जो ऑक्सिलरीज हैं दे आल्सो कैन नॉट हैव प्रॉपर्टी, लेकिन आर्टिजन कैन हैव प्रॉपर्टी। जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, और अगर अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो फिर वो पीपल्स के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए नवाज शरीफ शुड नेवर बी हेड ऑफ द स्टेट और द हेड ऑफ द
हाँ जी, क्योंकि हमारे अंदर प्रिवेल क्या चीज कर रही है, हमारी वो कौन सी करेक्टरिस्टिक प्रिवेल कर रही है, डिजायर वाली। तो जो चीज सोसाइटी की जो करेक्टरिस्टिक प्रिवेल करेगी वही लोग। अगर लोग लड़ाका है, बाइकिंग, अगर हम मिसाल लें, उनमें जो सबसे बड़ा लड़ाका होता था वो बादशाह था, द रूल ऑफ अपियरेंस। हम मैंने कहा ना, तीन इंसान ने इख्तियार, पहली कौन सी, विजडम, दूसरी कौन सी, करेज, और तीसरी कौन सी, डिजायर। आपके मुआशरे की भी ये खासियत है, मुआशरे में सबसे ज्यादा चीज क्या प्रिवेल कर, क्या लोग विजडम की तरफ जा रहे हैं, क्या लोग मटीरियलिस्टिक हैं, या क्या लोग बहादुर हैं। अगर आपके मुआशरे में मटीरियलिस्टिक लोग ज्यादा हैं तो रूलर भी मटीरियलिस्टिक है, क्योंकि आपने सही जा रहा है। इस वजह से वो ये कहता है कि जब एक बंदे की अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो हाफिज अब्दुल रऊफ साहब एक तो अपना माइक माइक प्लीज बंद कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लिख के मुझे बता दें चैट बॉक्स में। अच्छा जी, तो एक चीज क्लियर होगी, प्रॉपर्टी आपने नहीं रखी, किसने, अब्दुल्जीज ने और लॉसर। एक चीज होगी, उन्होंने फैमिली भी नहीं रखी। अगर बच्चे होंगे तो आप उनके लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, और जो पैसे के पीछे जाएगा, ना वो लड़ सकता है और ना वो हुकूमत कर। नवाज शरीफ के लिए अगर एक, मैंने तो याद करिएगा, मैं, अच्छा, तो अगर आपकी औलाद होगी तो फिर आप सही से हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन मजबूरियों को खत्म करने के लिए प्लेटो ने कहा कि आप फैमिली, लेकिन ये तो फिर अगेन रीजन के खिलाफ बात, जिंदगी के तहत फैमिली इज नीड ऑफ। इसलिए उसने कहा कि फैमिली का भी कम्युनिज्म, फैमिली विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। इफ अ रूलर और नीड्स अ वुमन इन हिज लाइफ, तो क्या होगा, वो उसको स्टेट प्रोवाइड। और उसने एक बात कही, ये बड़ी मजेदार चीज है। अब इस पे इसके ना, वो आपने इसका लेवल चेक करना, वो कहता है द superior men and women, superior men and women who have more accomplishment for the country, जिनकी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा अकम्पलिशमेंट है, should be coupled together to create superior offspring। फिलोसफर किंग को जो औरत दी जाएगी बाय द स्टेट, या जो फैमिली दी जाएगी बाय द स्टेट, वो भी उतनी ही काबिल होनी चाहिए जितने के philosopher। अगर वो दोनों कपल होंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो आगे से बच्चे पैदा होंगे जेनेटिकली वो भी superior है। ये जेनेटिक्स की एक गेम है, बात करते हैं। जिस तरह के जीन होते हैं आगे से, फिर वो बच्चे भी उस तरह के पैदा होते हैं। तो इस वजह से इसने कहा था कि अब वो जो बच्चे पैदा होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो भी स्टेट कंट्रोल में जाएंगे। और फिर अगेन साइकिल स्टार्ट होगा कि दे विल डिसाइड देयर फेट बाय देयर ऑन। आ रही है बात की समझ। लेकिन जो नीचे वाली क्लास है वो जो है वो अपना रख सकती है, बच्चे भी रख सकती है, वो पैसे भी रख सकती है, और वो सारा कुछ कर सकती है, फैमिली भी हो सकती है और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। स्टेट को जब भी आप देखते हैं ना, स्टेट इज नेवर अ पर्सन, स्टेट मीन्स इंस्टीट्यूशन। आप जनरल जो स्टेट क्या होती है, क्या स्टेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कहते हैं, या किसी एक बंदे को कहते हैं। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट इज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। देखें, सुपीरियर की इसमें बात नहीं, बड़ी सिंपल। देखें,
हमने बनानी क्या है, स्टेट बनानी है ना, द आइडियल स्टेट। उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना, वो कौन है, कि हाउ ही कैन दिस क्रिएट स्टेट। ऐसी कोई बात नहीं, ही इज अंडर लॉ, वो लॉ मेकर है, लेकिन वो जो लॉ मेकर है उस पर भी अप्लाई होगा। वो सोवरन नहीं है, सोवरन स्टेट ही होगी। अच्छा, इस पे ना ये कंफर्म वैसे करेंगे, पे कुछ चीजें हैं, लेकिन मेरे जो हिसाब है ना, रीजन की अगर मैं हिसाब लगाऊं रीजन के हिसाब से, तो आपकी जो आइडियल स्टेट होगी वही स्टेट विल बी द सोवरन। ठीक है, आइडियल स्टेट ही सोवरन होगी आपका, क्योंकि फिलोसफर किंग तो चेंज हो जाए। तो अगर फिलोसफर जब चेंज हो जाता है तो फिर सोवरेनिटी नहीं रहती। स्टेट मीन्स दैट इंस्टीट्यूशन, एक सिस्टम बन गया, जैसे उस वक्त होता था एक इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो वो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी था उसके कंट्रोल में लोग होते थे, और उनको वो इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से चलाता था। उनको कहाँ भेजना है, कहाँ लाना है, क्या करना है, उनका वो इंस्टीट्यूशन चलाता। उस इंस्टीट्यूशन का काम था कि वो इनको स्टेट भी करवाए, तो फैमिली। ठीक है, अब इस पे क्रिटिसिज्म है दो तरह से, जेंडर के हिसाब से अगर आप क्रिटिसिज्म करना। एक तो उन्होंने वुमेन्स को एक कमोडिटी बना दिया, और दूसरा ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने जेंडर राइट्स की बात। कैसे, क्या उसने कहीं पर ये कहा कि मैन मैन एग्जाम्पल, उसने कहा अ पर्सन, जो भी सोसाइटी करे। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अब ना ये बड़ी डिबेट वाली बात है, क्योंकि उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं थी, और ये कोई इसकी प्रॉपर बुक्स नहीं थी, ये स्क्रिप्ट थी। आप इसको एनालाइज करें अपने हिसाब से, क्रिटिसिज्म दें, कोई भी क्रिटिसिज्म गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें दो डिफरेंट तरह के क्रिटिसिज्म है। अब ये हु कैन बी अ सिटीजन इन द स्टेट, अब एक सवाल ये, ठीक है, एक सवाल ये भी है, और एक जो चीज है वो है कि ये कहता था कि एक सिटी स्टेट के अंदर मैक्सिमम इतने लोग, कि जब माशरे में इतने लोग हो जाएंगे तब क्या होगा, एक नई स्टेट बनेगी। एक समझ लें, एक गाँव वो कहता है कि आप गाँव बनाएंगे, उसके बाद फिर आप एक और गाँव, तो वक्त ऐसे ही होता था। वो तो ये 19वीं सदी में आया। नहीं नहीं, इसको आगे मैं और अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हु विल बी द सिटीजन ऑफ। 448 सिटीजन होने का। अब सिटीजन कौन है, हु हैज द राइट टू वोट। अब हु हैज द राइट टू वोट, अगला सवाल, जो वहाँ का परमानेंट मेंबर है, ये नहीं कि कोई बिजनेस करने के लिए आया है तो वो भी सिटीजन। जैसे हम लाहौर के सिटीजन, हम में से शायद ही कोई, एक और कोई है लाहौर का बासिंदा, आप हैं, दो हो गए, तीन हो गए, चार, तो बाकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर घर है, आपका यहाँ पर वोट है, हमने किसी का वोट। ठीक है, एक ही, हम यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हैं, बिजनेस नहीं कि कोई पढ़ने आया है, कोई जॉब के लिए आया है। तो वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ लाहौर। इसी तरह उसने भी कहा कि दे आर नॉट सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, जो कि बिजनेस के लिए वहां पर आ, बिजनेस कोई भी हो। तो जिनके पास राइट टू वोट है वो सिटीजन होंगे, और अगर 448 से ज्यादा हो गया तो फिर भी वो सिटीजन हो, फिर वो नहीं शेयर होंगे। क्योंकि इसने एक और भी हरकत की थी, वो बड़ी अजीब सी हरकत है, मुझे उसकी समझ समटाइम्स नहीं भी आती। इसने ना प्रॉपर जो वो एरिया था, सिटी स्टेट था, उसको भी डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया, और हर एक में वो तकसीम कर इक्वली जो आर्टिजन थे। तो वो कुछ एक ऐसी उसमें वो स्कीम लगती है कि वो 50 और 40 के बाद अगले बच्चे को वो हिस्सा नहीं मिलेगा, इस वजह से अब नहीं। उसने कोई ऐसा फ्लॉ नहीं छोड़ा रीजन बेस पे। अब रीजन में उसको नहीं हरा पाए, लेकिन एथिकल बेसिस पे, मॉरल बेसिस पे, और कुछ टेक्निकल बेसिस पे आप उसको कह दें कि ये एक बड़ी है।
अच्छा, अब इस पे आ जाए, राइट नोट क्या मतलब है, डेमोक्रेसी नहीं है आप कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये होती थी कि उस वक्त का जो एथेंस था ना, उसमें ये होता था कि कोई रूलर होता है, उसमें एक सिटी सेंटर होता था, आपने देखा होगा वो पार्टन मूवीज में उन्होंने वो पहने होते हैं, वो रेड कलर के पीछे वो, और वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो बहस स्टार्ट करते हैं, और उस बहस में एंड पे वोटिंग हो जाती है, जो जीत जाता है वो उसकी बात मान ली जाती है, रूलर कोई नहीं। 500 बंदा इकट्ठा हो गया, दोस्त पे चावल बने डिसाइड हो गया उसके बाद। ठीक है, तो ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि वो लोग वो मिल के गवर्नमेंट कर रहे हैं sometimes। ठीक है, या आप वो वोट ना भी दे, या अगर कभी वोट रिक्वायर्ड है तो भी हो जाए। लेकिन बेसिक जो आपकी चीजें हैं, देखें आप आपको थोड़ी सी अब इसमें जो चीजें हैं वो आप समझ। हमने पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बनना, हमने क्या बनना है, सीएस। तो सीएस भी उतना को पढ़े कि जितना को पेपर पास करवा दे। अगर आप इसकी इतनी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूज भी करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, मैं भी इसको दोबारा से पढ़ूंगा, ठीक है, तो चीजें काफी और क्लियर होगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें समझने की क्या बात है, सवाल आ गया थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे, उसको किस तरह से हल करना है, सवाल आ गया थ्योरी ऑफ जस्टिस पे, उसको कैसे हल करना है, और फिर आ गया सवाल आपका आप एक एक चेयर स्विच करें, या ऐसा करें बैठे रहें, आप इधर आ जाए, मैं उधर आ जाए, आप उधर बैठ जाए। अच्छा जी, अब हर चीज पर डिफरेंट सवाल आ सकता है, इनमें से वो किसी भी चीज पर सवाल दे सकते हैं। अब हमने एक जनरल मेथड क्या डेवलप करना है कि कोई भी सवाल आ जाए और हम इसी डेटा से हम सारा यही सवाल कर, लोगों ने ना खोलें जरा रजिस्टर, और सवाल है एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ लेटर, तो आपने ये सवाल कर 8 पेज जस्टिस, 8 पेजेस का सवाल करना है ना, पेपर में ऐसे ही आए, तो पास पेपर का क्वेश्चन। अब आपने 8 पेजेस का सवाल करना है और मुझे इसकी आ जाएगा, अभी करें क्या होगा। आपने एक सवाल बनाना है ना, बना दे जैसे भी आप बनाए, फिर मैं आपको एक सवाल बनाने का तरीका बताऊंगा। कोई थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे बनाना चाहता है तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे बना दे, कोई आइडिया स्टेट पे बनाना चाहता है, बल्कि आइडिया स्टेट पे नहीं बनाना, फिलोसफर किंग पे बना लो, एजुकेशन पे बना लो, या जस्टिस पे बना लो, इन तीनों में से राइट अ नोट ऑन द थ्योरी ऑफ एजुकेशन बाय प्लेटो। जिस पे मर्जी, तो इधर ऑनलाइन क्वेश्चन था। ये ना जो गंदी आदत है ना एआई वाली, इसको छोड़ दे, ये बड़ा नुकसान करेगी हमें। ये ले, ये दे दो कुछ। आप बताओ। काम अपना अपना मशवरे नहीं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे आएगा तो क्वेश्चन से छोटा ही बनेगा। अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन को बना तो उसका वो आउटलाइन,
अपना अपना इधर बोर्ड भी अपना अपना आप लोगों के दिमाग इस्तेमाल है। वही मतलब जो है वही आपसे। यस। हाँ जी, कोई और कोई बात सारे तुम सारा मैं आपको सारी आपकी जो आपने गलतियां करी है ना, मैं इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप पहले अपने दिमाग के थोड़े दौरान तो चेक करवाना चाहता तो दिखा दे, नहीं करें खबर हो जाए। आइडियल स्टेज पे आते उसमें आप, तो मैं यही आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। अरे ये क्या रहा है, कितनी मुझे सही से बना वैसे नहीं है। मैं बताता हूँ ना क्या होगा। यही है वही बात आपने की है। अच्छा जी चलें देखें मुझे आगे सारे क्वेश्चन आ गया थ्योरी ऑफ जस्टिस पे। आप लोगों ने जो हेडर्स बनाए हैं वो ये है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स की पॉइंट। जिसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे बनाई है उसने कहा जी व्हाट इज थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यही लिखा है ऐसे ही है। ये है मेरे, नहीं आप क्या कर रहे हैं जब दिखाया मुझे एक दफा। ये जो आपने तीसरा हेडिंग लिया ना मैं इस पे बात कर लेता हूँ। मेरी हेडिंग है जी व्हाट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें जो आपने लिखा है ना वो सारा कुछ इस एक में है। इसके की फैक्टर्स जो जो हैं जैसे नॉन इंटरफेरेंस या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो इसमें आ जाएगा इस सेंटेंस में, व्हाट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब आगे मैंने लिखा है थ्योरी ऑफ एजुकेशन बेसिस ऑफ जस्टिस एज बेसिस ऑफ द जस्टिस। अब इसके अंदर आपने पूरी थ्योरी ऑफ एजुकेशन लिख दी, उसकी जितने भी लेवल्स है ना आपने वो सारे के सारे लिख देने हैं। और एंड पे रिलेट क्या करना है कि ये जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में ये जो क्लासेस बनी हैं वो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो इन क्लासेस पे अप्लाई होगी फॉर द सेक ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, या फॉर द सेक ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन द थ्योरी ऑफ जो एजुकेशन है वो बनाएगी। यही हुआ ना कि हमने थ्योरी ऑफ एजुकेशन इसीलिए बनाई ताकि हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कर सकें। अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन किस तरह से अचीव होगी आप ये हेडिंग बना लें, हाउ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कैन बी अचीव, उसके अंदर पूरी थ्योरी ऑफ एजुकेशन। फिर आगे आ गया कि आपने लिखा जनाब क्लासेस, सॉरी, हाउ थ्योरी ऑफ अप्लाइड इन आइडियल स्टेट, कि वही जो है जस्टिस वो अप्लाई किस पर होगी,
उन 3 क्लासेस के ऊपर। फिर आप उसमें पूरा वो क्लास सिस्टम डिफाइन कर। और नेक्स्ट मैंने बनाया थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड नेचर ऑफ मैनकाइंड, कि मैंने आपको शुरू में नेचर में बताया कि देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, विजडम, करेज एंड डिजायर। अगर ये अलग अलग काम करती रहे तो ये ठीक है, लेकिन अगर इनका मर्जर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, देन देयर विल बी, या विजडम और आपकी जो डिजायर है, इन दोनों का क्लैश आता है तो मसाइल तब बनते हैं। अब डिजायर पे चलते रहे मसला नहीं होगा, आप विजडम पे चलते रहे मसला नहीं होगा, इनका क्लैश होगा तो फिर क्या होगा, मसला होगा। तो यही फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है ना, कि एवरी डोमेन ऑफ ह्यूमन मैन, एवरी डोमेन ऑफ मैनकाइंड या एवरी डोमेन ऑफ सोसाइटी शुड वर्क इन देयर इन इट्स ऑन डिमेंशन। ये ना हो कि वो दूसरों के साथ आगे पंगी करें। ठीक है, तो ये उसके साथ आगे क्रिटिसिज्म देंगे। तो हमने जितना पढ़ा सारे का सारा हमने लिख दिया, 8 सफ़े हो जाएंगे अब। अब आ जाए थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे। थ्योरी ऑफ, इस पे हम तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। अब आपने ये करना है कि जाके ना लेक्चर सुन लें, रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्योंकि बहुत डिटेल्ड चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं नहीं देता। नहीं, नहीं नहीं, वो उसके साथ नहीं, आइडियलिज्म जो है ना वो बेसिकली यहाँ से रूट करता है, आइडियल स्टेज। ठीक है, प्लेटो को आइडियलिस्ट फिलोसफर कहा जाता है। ये ना फिलोसफी की आगे डोमेन है, आइडियलिस्ट और रियलिस्ट। आइडियलिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि जो हर चीज़ आपके है ना वो एक परफेक्शन लेवल पर होनी चाहिए। रियलिस्ट कहते हैं कि जी आपका एक इंटरप्ले होना चाहिए बिटवीन परफेक्शन एंड योर फ्रेंड। ठीक है, वो रियलिस्ट कहते हैं कि जो चीज़ उस वक्त के हिसाब से ठीक हो वो कर लेना चाहिए। रियलिज्म इस चीज़ में बिलीव करता है, और आइडियलिज्म कहता है कि हर चीज़ परफेक्ट है। एल्गरी ऑफ फील्ड, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। दिस इज क्लास क्रिटिकल साइंस। तो एल्गरी ऑफ फील्ड जो है ना वो है फिलोसफी है, उसकी मेटाफिजिक, उसको कहते हैं मेटाफिजिकल फिलोसफी। आई कैन एक्सप्लेन दैट, मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ, क्योंकि वो ऐसे में कहीं ना एज अ केस इन पॉइंट लग जाता है। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उन्होंने बात किया। लेकिन दैट, अब वैसे तो हम प्लेटो को पढ़ें, उसकी बहुत ज्यादा फिलोसफी है वो। अब हम अगर फिलोसफी का लेक्चर कर रहे हो, जो इस तरह एक सब्जेक्ट है फिलोसफी, उसमें हम फिलोसफी ऑफ प्लेटो पढ़ते हैं। इसमें हम पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ प्लेटो पढ़ेंगे, कि ये वो चीजें हैं जो उनकी पूरी फिलोसफी से निकाल के हमने साइड में कर दी। ये सारी पॉलिटिक्स से रिलेट कर रही थी। एजुकेशन को हमने पॉलिटिक्स से रिलेट करवाया, जस्टिस को रिलेट करवाया, स्टेट को, क्लास सिस्टम को, ये सारा पॉलिटिकल साइंस है, हमने उसको रिलेट करवाया। जो एल्गरी ऑफ केव की बात कर रहे हैं जी, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये ना 2-3 स्टेप होते हैं एल्गरी ऑफ केव के, कि एक, इस जगह पर कुछ लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर आग जल। अब ये जो लोग हैं ना, इनको इस दीवार के ऊपर साए नजर आ रहे हैं, और ये चेन्स के साथ बंधे हुए हैं, और उन लोगों को वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते। उनके लिए दुनिया वही है जो उनके दीवार। ठीक है, क्योंकि वो उन चेन्स में बंधे हैं। अब ये चेन्स कौन सी हैं, ये वो साइकिल, जो वो कहते हैं ना मेंढक, वो कुएं का मेंढक। उस मेंढक के लिए तो कुआं ही पूरा ध्यान। इन लोगों के लिए जो है वो जो साए है ना, वही सारा कुछ जो वो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, उनके लिए वही है। ठीक है, फिर कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इस दीवार से ये जो आग है ना, इससे थोड़ा आगे निकला, उन्होंने अपनी चेन्स को तोड़ा और वो यहाँ। अब उनको नजर आ रहा है कि जो इनको नजर आ रहा है वो गलत है। इससे आगे भी कोई दुनिया है जो कि ये जो चीजें है ना, ये इनको सारा कुछ चला रहे हैं। अब इनको भी यही लग रहा है कि हम सही हो। लेकिन अब इनमें से भी एक बंदा निकलता है, वो कहाँ पर चला जाता है, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या है, सूरज। अब इसने जो दुनिया देखी यहाँ पर, दैट इज द,
तो ये कौन हुए? आर्टिजन। ये कौन हुए? और ये कौन हुए? द फिलोसफर। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इनसे भी ऊपर यहाँ पे कुछ लोग आ गए, ये फिलोसफर क्लास आ गई। और जो ये बाहर निकल गया, जिसने द रियल वर्ल्ड देख लिया, दैट इज द फिलोसफी। फिलोसफी है ना, मतलब इसका ये मैंने बड़े आसान में तो कही है, जाके आप पढ़िएगा एक दफा इस सारी थ्योरी को, प्लेटो को पढ़ने में मुझे कम से कम 2 हफ्ते लगे। और मैं सुबह से शाम तक प्लेटो ही पढ़ता था। और इस वजह से इतना शॉर्ट सा मैथड निकाला है मैंने। नहीं तो जब आप प्लेटो को पढ़ने बैठेंगे ना, आपको ठीक ठाक समझ नहीं होगा। जस्टिस को जब बंदा समझता है ना, हम तो इंसाफ वाली बात ही समझते होते हैं, उधर से दिमाग आगे वो भी नहीं कर रहा होता। इसको खुद पढ़ना इज वेरी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम अगेन हम वापस आते हैं टॉपिक पे, अगर क्वेश्चन आ जाए थ्योरी ऑफ एजुकेशन का, थ्योरी ऑफ एजुकेशन को एक्सप्लेन करें, उसके जो फैक्टर्स हैं, उसकी जो लेवल्स हैं, अप्लाई कहाँ होगी? आइडियल स्टेट में। और उसकी वजह से क्या होगा? जस्टिस आ जाए। और आइडियल स्टेट आ जाए तो फिर सारी को ऊपर से नीचे तक लिख देना है। आइडियल स्टेट में क्लास बेस्ड सोसाइटी होगी, क्लास बेस्ड सोसाइटी बनेगी कैसी? एजुकेशन से। और वो काम कैसे करेंगे? जस्टिस के जरिए से। और उसमें जो हाफ कम्युनिज्म भी अप्लाई, उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा वो आप। तो जो सवाल भी आ जाए, इतना आज हमने पढ़ा है वो सारे का सारा लिख, लेकिन लिखना कैसे है दैट मैटर। आपकी जो हेडर्स होंगे ना, वो आपने मोल्ड करना सीखना। ठीक है ना, वो मोल्ड हो जाए ना, तो फिर सवाल बहुत अच्छा था। लिखना अंदर नहीं, लेकिन वो हेडर्स डिफाइन करेंगे कि आपको। अब किसी को कुछ सवाल, अब समझ आया कि मैं इसमें और उसमें क्या फर्क है?